आप मेरे प्यारे देशवासियों, लॉकडाउन में इस मन की बात को सुन रहे हैं। आप सब इस लॉकडाउन में इस मन की बात को आने वाले सुझाव, इस मन की बात के लिए आने वाले सामान्य रूप से फोन कॉल की संख्या है, सामान्य सारे विषयों को कई गुना अंदर समेट, कई सारे विषयों की बातें अपने अंदर मेरे तक पहुंची है। आपकी हमने कोशिश की है मेरे तक इनको ज्यादा से ज्यादा मैंने कोशिश कर पाऊं कि इनको ज्यादा से ज्यादा आपकी बातों से कई ऐसे पहलू जानने को मिले हैं, आपकी बातों से कई ऐसे पहलू जानने को मिले हैं, ध्यान ही नहीं जाता। इस आपाधापी मेरा मन करता है कि ध्यान ही नहीं, युद्ध के बीच मेरा मन करता है मन की बात में, युद्ध के बीच उन्हीं कुछ पहलू हो रही इस मन की बात आप सभी देशवासियों उन्हीं कुछ पहलुओं को साथियों, आप सभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई साथियों सही मायने भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में कोरोना के खिलाफ जीवन है। लड़ाई भारत में जनता कोरोना के खिलाफ आप लड़ाई जनता के साथ मिलकर आप लड़, शासन प्रशासन जनता के साथ मिलकर शासन भारत जैसा विशाल देश लड़ रहा, जो विकास के लिए प्रयत्नशील भारत जैसा विशाल गरीबी से जो विकास के लिए प्रयत्नशील लड़ रहा है। गरीबी के पास निर्णायक कोरोना से लड़ने और जीतने का उसके पास एक तरीका, कोरोना से लड़ने और जीतने का हम भाग्यशाली तरीका है कि आज और पूरा देश हम भाग्यशाली, देश का हर नागरिक आज पूरा जन देश का हर नागरिक सिपाही जन लड़ाई का नेतृत्व लड़ाई का सिपाही है, कहीं भी नजर नेतृत्व कर रहा है। आपको एहसास हो जाएगा कहीं भी नजर भारत की लड़ाई आपको एहसास हो जाएगा है कि भारत के पूरा विश्व इस महामारी के संकट से पूरा विश्व इस महामारी के चर्चा से जूझ रहा है, उसकी तौर तरीकों भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी मुझे विश्वास उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, पीपल ड्रिवन विश्वास है लड़ाई की भारत की जरूर चर्चा ड्रिवन लड़ाई देश में इसकी जरूर जगह जगह पर पूरे देश में गली मोहल्लों में की सहायता के लिए आगे आज लोग गरीबों के लिए खाने से लेकर लिए आगे राशन की व्यवस्था हो, गरीबों के लिए खाने से लेकर हो राशन की व्यवस्था हो, लॉकडाउन मेडिकल इक्विपमेंट का अस्पतालों देश में ही निर्माण हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो, एक दिशा पूरा देश साथ एक लक्ष्य चल रहा, एक दिशा ताली साली दिया मोमबत्ती ताली इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया, इन सारी चीजों ने जो भावनाओं देशवासियों ने कुछ न कुछ जज्बे से देशवासियों ने हर किसी को इन बातों करने की ठान शहर हो या हर किसी को इन बातों ने ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा ऐसा लग रहा यज्ञ चल रहा, जैसे देश में एक जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतुर, जिसमें हर कोई हमारे किसान योगदान देने के लिए आतुर। एक तरफ हमारे महामारी बहनों को ही देखिए अपने एक तरफ दिन रात वो इस महामारी के बीच और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि देश में कोई भी और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं हर कोई कि देश में सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा, अपने सामर्थ्य को किराया माफ कर रहा, इस लड़ाई को लड़ रहा तो कोई अपनी पूरी कोई किराया माफ कर रहा या पुरस्कार में मिली राशि तो कोई अपनी पूरी कैश में जमा कर या पुरस्कार में मिली राशि खेत की सारी सब्जियां दाम दे रहा है तो कोई खेत की सारी सब्जियां दाम दे रहा, गरीबों को मुफ्त भोजन हर रोज कोई मास्क बना रहा है को मुफ्त, कहीं हमारे मजदूर भाई बहन कोई मास्क क्वारंटीन में रहते हुए कहीं हमारे स्कूल में रह रहे हैं क्वारंटीन में रहते हुए पुताई कर जिस स्कूल में रह रहे हैं साथियों उसके दूसरों की मदद के लिए आपके भी साथियों हृदय की दूसरों की मदद के लिए ये उमड़ता घुमड़ता हृदय की किसी कोने में वही जो ये उमड़ता वही कोरोना के खिलाफ वही भारत की लड़ाई कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई को सच्चे मायने में पीपल ड्रिवन सच्चे मायने में और हमने पीपल ड्रिवन पिछले कुछ साल में और हमारे देश में यह मिजाज बना साल में निरंतर मजबूत होता रहा, यह मिजाज बना चाहे करोड़ों लोगों निरंतर मजबूत होता रहा हो, लाखों से चाहे करोड़ों लोगों का गैस सब्सिडी छोड़ना हो, स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व लेना हो, टॉयलेट बनाने स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व लेना हो, टॉयलेट बनाने इन सारी बातों से पता चलता है बातें ऐसी हम सबको इन सारी बातों से पता चलता है एक मजबूत धागे से एक मन
एक मजबूत के लिए आगे से कुछ करने की प्रेरणा दी। एक होकर देश के लिए मेरे प्यारे देश करने की प्रेरणा पूरी नम्रता पूर्वक, मेरे प्यारे देश आदर के साथ मैं पूरी समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। मैं दोबारा बोलता हूं, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिस से लेकर हमारी आशा, एएनएम बहनें, हमारे एनसीसी, एनएसएस के साथी, अलग अलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल्स, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है। ये लोग स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने वालों में और उसकी पूर्ति में भी बहुत मदद कर रहे हैं। आप भी covidwarriors.gov.in से जुड़कर देश की सेवा कर सकते हैं, कोविड वॉरियर बन सकते हैं। साथियों, हर मुश्किल हालात, हर लड़ाई कुछ न कुछ सबक देती है, कुछ न कुछ सिखा करके जाती है, सीख देती है, कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती है और कुछ नई मंजिलों की दिशा भी देती है। इस परिस्थिति में आप सब देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है, उससे भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी हुई है। हमारे बिजनेस, हमारे दफ्तर, हमारे शिक्षण संस्थान, हमारा मेडिकल सेक्टर, हर कोई तेजी से नए तकनीकी बदलावों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर तो वाकई ऐसा लग रहा है कि देश का हर इनोवेटर नई परिस्थितियों के मुताबिक कुछ न कुछ नया निर्माण कर रहा है। साथियों, देश जब एक टीम बनकर के काम करता है, तब क्या कुछ होता है, ये हम अनुभव कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनका हर एक विभाग और संस्थान राहत के लिए मिलजुल करके पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं। हमारे एविएशन सेक्टर में काम कर रहे लोग हों, रेलवे कर्मचारी हो, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि देशवासियों को कम से कम समस्या हो। आप में से शायद बहुत लोगों को मालूम होगा कि देश के हर हिस्से में दवाइयों को पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान नाम से एक विशेष अभियान चल रहा है। हमारे इन साथियों ने इतने कम समय में देश के भीतर ही 3 लाख किलोमीटर की हवाई उड़ान भरी है और 500 टन से अधिक मेडिकल सामग्री देश के कोने कोने में आप तक पहुंचाया है। इसी तरह रेलवे के साथी लॉकडाउन में भी लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि देश के आम लोगों को जरूरी वस्तुओं की कमी ना हो। इस काम के लिए भारतीय रेलवे करीब करीब 60 से अधिक रेल मार्ग पर 100 से भी ज्यादा पार्सल ट्रेन चला रही है। इसी तरह दवाओं की आपूर्ति में हमारे डाक विभाग के लोग बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे ये सभी साथी सच्चे अर्थ में कोरोना के वॉरियर ही हैं। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है। गरीबों को 3 महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं हमारे देश की राज्य सरकारों की भी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि वो इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है। स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकारें जो जिम्मेदारी निभा रही हैं,
उसकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका है। उनका ये परिश्रम बहुत प्रशंसनीय है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश भर से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया है उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है। इस अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब अनुभव कर रहे हैं कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई के दौरान हमें अपने जीवन को, समाज को, हमारे आसपास हो रही घटनाओं को एक फ्रेश नजरिए से देखने का अवसर भी मिला है। समाज के नजरिए में भी व्यापक बदलाव आया है। आज अपने जीवन से जुड़े हर व्यक्ति की अहमियत का हमें आभास हो रहा है। हमारे घर में काम करने वाले लोग हो, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करने वाले हमारे सामान्य कामगार हो, पड़ोस की दुकानों में काम करने वाले लोग हो, इन सब की कितनी बड़ी भूमिका है, हमें ये अनुभव हो रहा है। इसी तरह जरूरी सेवाओं की डिलीवरी करने वाले लोग, मंडियों में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहन, हमारे आस पड़ोस के ऑटो चालक, रिक्शा चालक, आज हम अनुभव कर रहे हैं कि इन सब के बिना हमारा जीवन कितना मुश्किल हो सकता है। आजकल सोशल मीडिया में हम सब लोग लगातार देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने इन साथियों को न सिर्फ याद कर रहे हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, बल्कि उनके बारे में बहुत सम्मान से लिख भी रहे हैं। आज देश के हर कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पहले उनके काम को संभवतः आप भी कभी नोटिस नहीं करते थे। डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बदलाव हुआ है। पहले पुलिस के विषय में सोचते ही नकारात्मकता के सिवाय हमें कुछ नजर नहीं आता था। हमारे पुलिसकर्मी आज गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, इससे पुलिसिंग का मानवीय और संवेदनशील पक्ष हमारे सामने उभर करके आया है, हमारे मन को झकझोर दिया है, हमारे दिल को छू लिया है। एक ऐसा अवसर है जिसमें आम लोग पुलिस से भावात्मक तरीके से जुड़ रहे हैं। हमारे पुलिसकर्मियों ने इसे जनता की सेवा के एक अवसर के रूप में लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इन घटनाओं से आने वाले समय में सच्चे अर्थ में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ सकता है और हम सब ने इस सकारात्मकता को कभी भी नकारात्मकता के रंग से रंगना नहीं है। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं प्रकृति, विकृति और संस्कृति। इन शब्दों को एक साथ देखें और इसके पीछे के भाव को देखें तो आपको जीवन को समझने का भी एक नया द्वार खुलता हुआ दिखेगा। अगर मानव प्रकृति की चर्चा करें तो ये मेरा है, मैं इसका उपयोग करता हूं। इसको और इस भावना को बहुत स्वाभाविक माना जाता है, किसी को इसमें कोई ऐतराज नहीं होता। इसे हम प्रकृति कह सकते हैं। लेकिन जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरा हक नहीं है, उसे मैं दूसरे से छीन लेता हूं, उसे छीनकर उपयोग में लाता हूं, तो हम इसे विकृति कह सकते हैं। इन दोनों से परे, प्रकृति और विकृति से ऊपर जब कोई संस्कारित मन सोचता है या व्यवहार करता है तो हमें संस्कृति नजर आती है। जब कोई अपने हक की चीज, अपनी मेहनत से कमाई चीज, अपने लिए जरूरी चीज कम हो या अधिक
इसकी परवाह किए बिना किसी व्यक्ति की जरूरत को देखते हुए खुद की चिंता छोड़कर अपने हक के हिस्से को बांट करके किसी दूसरे की जरूरत पूरी करता है, वही तो संस्कृति है। साथियों, जब कसौटी का काल होता है तब इन गुणों का परीक्षण होता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि भारत ने अपने संस्कारों के अनुरूप, हमारी सोच के अनुरूप, हमारी संस्कृति का निर्वहन करते हुए कुछ फैसले लिए। संकट की इस घड़ी में दुनिया के लिए भी, समृद्ध देशों के लिए भी दवाइयों का संकट बहुत ज्यादा रहा है। एक ऐसा समय है कि अगर भारत दुनिया को दवाइयां न भी दे तो कोई भारत को दोषी नहीं मानता। हर देश समझ रहा है कि भारत के लिए भी उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों का जीवन बचाना है। लेकिन साथियों, भारत ने प्रकृति विकृति की सोच से परे होकर फैसला लिया। भारत ने अपनी संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया। हमने भारत की आवश्यकताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही, लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा पूरा ध्यान दिया। हमने विश्व के हर जरूरतमंद तक दवाइयों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया और मानवता के इस काम को करके दिखाया। आज जब मेरी अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात होती है तो वो भारत की जनता का आभार जरूर व्यक्त करते हैं। जब वो लोग कहते हैं थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, तो देश के लिए गर्व और बढ़ जाता है। इसी तरह इस समय दुनिया भर में भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को भी लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। साथियों, वैसे ये दुर्भाग्य रहा है कि कई बार हम अपनी ही शक्तियां और समृद्ध परंपराओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब विश्व का कोई दूसरा देश एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर वही बात करता है, हमारी फॉर्मूला हमें सिखाता है, तो हम उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। संभवतः इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सैकड़ों वर्षों की हमारी गुलामी का कालखंड रहा है। इस वजह से कभी कभी हमें अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं होता है, हमारा आत्मविश्वास कम नजर आता है। इसलिए हम अपने देश की अच्छी बातों को, हमारे पारंपरिक सिद्धांतों को एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ाने के बजाय उसे छोड़ देते हैं, उसे हीन समझने लगते हैं। भारत की युवा पीढ़ी को अब इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। जैसे विश्व ने योग को सहज स्वीकार किया है, वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा। हाँ, इसके लिए युवा पीढ़ी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समझती है उस वैज्ञानिक भाषा में हमें समझाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। साथियों, वैसे कोविड-19 के कारण कई सकारात्मक बदलाव हमारे काम करने के तरीके, हमारी जीवन शैली और हमारी आदतों में भी स्वाभाविक रूप से अपनी जगह बना रहे हैं। आपने सबने भी महसूस किया, आसपास देखने को मिल रहे हैं। इनमें सबसे पहला है मास्क पहनना और अपने चेहरे को ढककर रखना। कोरोना की वजह से बदलते हुए हालात में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। वैसे हमें इसकी भी कितनी भी बीमारियों का सामना करना पड़े, इनसे लड़ने और जूझने की मानवीय भावनाएं अक्षय है। माना जाता है कि यही वो दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से पांडवों को अक्षय पात्र मिला था। अक्षय पात्र यानी एक ऐसा बर्तन जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता है।
हमारे अन्नदाता किसान हर परिस्थिति में देश के लिए, हम सब के लिए इसी भावना से परिश्रम करते हैं। इन्हीं के परिश्रम से आज हम सब के लिए, गरीबों के लिए देश के पास अक्षय अन्न भंडार है। इस अक्षय तृतीया पर हमें अपने पर्यावरण, जंगल, नदियां और पूरे इकोसिस्टम के संरक्षण के बारे में भी सोचना चाहिए, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम अक्षय रहना चाहते हैं तो हमें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी धरती अक्षय रहे। क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया का यह पर्व दान की शक्ति यानी पावर ऑफ गिविंग का भी एक अवसर होता है। हम हृदय की भावना से जो कुछ भी देते हैं, वास्तव में महत्व उसी का होता है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या देते हैं और कितना देते हैं। संकट के इस दौर में हमारा छोटा सा प्रयास हमारे आसपास के बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल बन सकता है। साथियों, जैन परंपरा में भी यह बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जीवन का यह एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। ऐसे में जैन समाज इसे एक पर्व के रूप में मनाता है और इसलिए ये समझना आसान है कि क्यों इस दिन को लोग किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करना पसंद करते हैं। चूंकि आज कुछ नया शुरू करने का दिन है, तो ऐसे में क्या हम सब मिलकर अपने प्रयासों से अपनी धरती को अक्षय और अविनाशी बनाने का संकल्प ले सकते हैं? साथियों, आज भगवान बसवेश्वर जी की भी जयंती है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे भगवान बसवेश्वर की स्मृतियां और उनके संदेश से बार बार जुड़ने का, सीखने का अवसर मिला है। देश और दुनिया में भगवान बसवेश्वर के सभी अनुयायियों को उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है, तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। सड़कों पर, बाजारों में, मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अभी बहुत आवश्यक है। मैं आज उन सभी कम्युनिटी लीडर्स के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जो 2 गज दूरी और घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वाकई कोरोना ने इस बार भारत का 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। अगली मन की बात के समय जब मिले तब इस वैश्विक महामारी से कुछ मुक्ति की खबरें दुनिया भर से आए, मानवजात इन मुसीबतों से बाहर आए, इसी प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने आज मन की बात के जरिए न केवल देश बल्कि दुनिया को संबोधित किया और उन तमाम स्टेक होल्डर्स को धन्यवाद कहा, दिल से धन्यवाद कहा जिन्होंने
आज मैं आपको बताऊं कि मुझे मौका मिला यहाँ हमारे प्रधानमंत्री के घर पे आने का और इनसे बातचीत करने का। तो मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या बातचीत, मतलब उनकी पूरी दिन में जो सब चीज़ें होती हैं, मतलब पॉलिटिक्स को छोड़ के उसके बारे में मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है आपसे बात करने का। मुझे अच्छा लगा कि हम 24 घंटे राजनीति की बातों में उलझे रहते हैं, तो आपने हल्की फुल्की बातें और अपॉलिटिकल बातें करने के लिए इच्छा जताई है। मैं नहीं जानता हूँ दर्शकों को कितनी रुचि होगी, लेकिन ज़रूर मैं खुल कर के बातें बताना पसंद करूँगा। नहीं, बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपके पर्सनल मतलब जो लाइफ होती है, कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने मैं उसको पूछना